कितना बताया मैंने? 150 मिलीमीटर से कम, यानी 15 सेंटीमीटर से भी कम। वाष्पीकरण ज़्यादा होता है और वर्ष भर यहाँ पे जल का घटना, यानी वाटर लॉस में ये इलाका रहता है। एओलियन टोपोग्राफी यहाँ पे मिलती है। वातीय भू आकृति, वातीय भू आकृतियां जो पवन द्वारा निर्मित होती है। रेत के टीले, बरखान, बालू का स्तूप यहाँ पे पाए जाते हैं। ढाल के आधार पर इस मरुस्थल को हम दो भागों में बांटते हैं। एक उत्तर का भाग जिसका ढाल सिंध की तरफ यानी पाकिस्तान की तरफ है, और एक दक्षिण का भाग जिसका ढलान वो जो है कच्छ की तरफ है। तो मुख्यतः दो ही इसके भाग हैं। अल्पवृष्टि, अधिक वाष्पीकरण, जल का हमेशा घाटा। नदियां यहाँ पे एफेमेरल यानी अल्पकालीन, पेरेनियल रिवर्स यहाँ पे नहीं है, मौसमी नदियां। लूनी यहाँ की एक प्रमुख नदी है। कुछ नदियां कुछ दूरी तक बहकर और समुद्र में ही विलीन हो जाती, रेत में ही विलीन हो जाती, या किसी झील में मिल जाती, या पलाया जिसमें ये नदियां अपना पानी मिला देती हैं। पलाया भी एक तरह की झील होती है जो रेगिस्तान में मिलती है। तो यहाँ पे जो बारहमासी या पेरेनियल रिवर है वो कोई भी नहीं है। लूनी एक यहाँ की प्रमुख नदी है। इस तरह का जो ड्रेनेज सिस्टम बनता है उसको बोलते हैं इनलैंड ड्रेनेज सिस्टम, आंतरिक अंतस्थलीय अपवाह। इनलैंड ड्रेनेज सिस्टम या अंतस्थलीय प्रवाह जो हमारे रेगिस्तान में मिलता है। मरुस्थल का बारे में जो चर्चा है यहीं तक। भूगर्भिक दृष्टि से ये भारतीय पठार का हिस्सा है, लेकिन यहाँ पे एओलियन टोपोग्राफी जो अपर्दन, जो यहाँ पे मैकेनिकल जो वेदरिंग हुआ है, अपक्ष है, उसकी वजह से यहाँ पे एओलियन टोपोग्राफी मिलती है। ऊबड़ खाबड़ बंजर भूमि है, रेत के टीले। इसके बाद हम लेते हैं तटीय मैदान। हमने भारतीय पठार का अध्ययन किया पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट। पश्चिमी घाट और अरब सागर के बीच पश्चिमी तटीय मैदान, और पूर्वी घाट जो पर्वत है जो टूटा फूटा है, ये भी फोल्डेड माउंटेन जो कुडप्पा भूसन्नति से निकला था, और ये ब्लॉक पर्वत है यानी भ्रंश के द्वारा बना उत्थान। तो इनके बीच में पश्चिमी घाट और अरब सागर के बीच आपका पश्चिमी तटीय मैदान, और बे ऑफ बंगाल और पूर्वी घाट के बीच में आपका पूर्वी तटीय मैदान। इस तट के भी हम कुछ अलग अलग नामों से, सबसे पहले हम
पश्चिमी तटीय मैदान को लेते हैं। इसको 3 नामों से जाना जाता है। उत्तर की तरफ आप दमन दीव से लेके और गोवा तक, इस भाग को कोंकण तट, यानी दमन दीव से लेके और गोवा तक, यहाँ तक, इसको कोंकण तट कहते हैं। याद रखने के लिए, यानी यहाँ पे कोंकणी भाषा बोली जाती है और इसका जो लंबाई है वो तकरीबन 500 किलोमीटर। फिर गोवा से लेके मंगलोर तक का जो 250 किलोमीटर लंबा तट है उसको कन्नड़ तट या कनारा तट कहते हैं। याद रखने के लिए, यहाँ पे कर्नाटक में कौन सी भाषा बोली जाती है? कन्नड़ भाषा। तो उसी के नाम पे ये कन्नड़ तट। और मंगलोर से लेके कुमारी अंतरीप तक, जिसमें संपूर्ण केरला वाला तट शामिल है। केरला में कौन सी भाषा बोली जाती है? मलयालम भाषा। तो याद रखने के लिए इस तट को मालाबार तट, यानी मलयालम मालाबार तट, कन्नड़ तट, कोंकणी भाषा कोंकण तट। तो इसके 3 नाम हैं। इसका जो है ये तकरीबन 1250 किलोमीटर उत्तर से दक्षिण इसका विस्तार है। यानी कोंकण तट 500 किलोमीटर, 250 किलोमीटर आपका कन्नड़ या कनारा तट और 500 किलोमीटर आपका मालाबार तट। दमन से और कन्याकुमारी तक इसका विस्तार है। ये निमज्जित सबमर्जेंट तट है, उनका उदाहरण। पृथ्वी के अंदर जो फोर्सेस ऑपरेट करती हैं, एंडोजेनेटिक फोर्सेस, उसकी वजह से पृथ्वी पर अपलिफ्टमेंट, सब्सिडेंस, अमरजेंस और सबमर्जेंस की घटनाएं होती रहती हैं। तो ये जो तट है पश्चिमी तट, ये सबमर्जेंट यानी निमज्जित तट का उदाहरण है। फाल्ट पड़ा था और ये समुद्र के अंदर जलमग्न हो गया। एक नगरी जो कृष्ण से संबंधित थी, कौन सी नगरी थी? द्वारका नगरी। उसके बारे में कहते हैं वो कभी पश्चिमी तट पर उपस्थित थी और बाद में इसके निमज्जन की वजह से, इसके सबमर्जेंस होने की वजह से वो नगरी समुद्र के अंदर समा गई। तो ये निमज्जित तट का उदाहरण है। इस पे छोटी छोटी अनेक तीव्रगामी नदियां बहती हैं। पहले भी मैंने इसके बारे में चर्चा की थी। इन नदियों ने इस तट को काफी काट छाट दिया है। उसका फायदा किस रूप में मिला हमें? यहाँ पे बहुत सारी बंदरगाहों का निर्माण हुआ है और भारत का जो व्यापार है ज्यादातर क्या है? बंदरगाहों द्वारा होता है, क्योंकि जो ट्रांसपोर्टेशन के दूसरे जो साधन हैं उसमें चाहे रोड हो, रेलवे हो या वाटरवेज हो, उनमें सबसे सस्ता जो है, चीपेस्ट जो है, वो क्या है? वाटरवेज। जो समुद्र के रास्ते से अंतर्राष्ट्रीय व्यापार हम करते हैं वो इन बंदरगाहों द्वारा होता है। तो बंदरगाहों के लिए यहाँ पे उपयुक्त दशाएं हैं। जो पश्चिमी घाट से निकलने वाली जो छोटी छोटी तीव्रगामी नदियां हैं, इस तट को कटा फटा बना दिया है, जो बंदरगाहों के लिए उपयुक्त है।
इसके अलावा इसकी जो चौड़ाई जो है, एवरेज चौड़ाई 165 मीटर। बीच में ये संकीर्ण है, नैरो है, लेकिन जैसे उत्तर या दक्षिण की तरफ जाते हैं तो इसकी चौड़ाई बढ़ती चली जाती है। इसके दक्षिणी भाग में लेंगुन है। लेंगुन क्या होती है? इनको वहां की लोकल भाषा में कयाल भी कहते हैं। ये खारे पानी की झीलें होती हैं जो भूजीव्या या जो बालू के जो रोधिकाएं होती हैं, बैरियर्स या स्पिट, उनके द्वारा समुद्र से अलग होती हैं। और ये खारे पानी की झीलें इसके दक्षिण में, कहाँ है? इसके दक्षिण में पुनमदा कयाल, जहाँ पे आपकी एक नेहरू ट्रॉफी कलाम काली पुनमदा कयाल है केरला के अंदर, वहां पे आयोजित की जाती है। औसत वार्षिक वर्षा यहाँ पे 200 सेंटीमीटर होती है। वार्षिक वर्षा कितनी है यहाँ पे? 200 से। वर्षा सफिशिएंट है, पर्याप्त है। होती कैसे है? दक्षिण पश्चिम जो मॉनसून है उससे यहाँ पे वर्षा देखेंगे, या तो यहाँ पे ज्यादा होती है इस पश्चिमी घाट में, या फिर अपना ईस्टर्न सेक्टर में जाते हैं, आसाम, मणिपुर, मेघालय जो है, यहाँ पे ज़्यादा होती है। और मेघालय में चेरापूंजी के पास में एक स्थान है, वहाँ पे तो सबसे ज़्यादा रेनफॉल संसार के अंदर 1300 सेंटीमीटर से भी अधिक होती है। तो ये दो भाग हैं जहाँ पे वर्षा, और वर्षा केवल दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है। नेक्स्ट इसमें निमज्जित है, मैंने बता दिया, डूबे हुए तटों का उदाहरण है। खारे पानी की झीलें जो बालू की रोधिका या भूजीव्या यानी स्पिट या बैरियर से समुद्र से अलग होती है। और यहाँ पे ये उपजाऊ भी है, चावल वगैरह यहाँ पे पैदा भी किया जाता है, दूसरे मसाले वगैरह यहाँ पे काफी पैदा किए जाते हैं। इसके बाद देखते हैं हम पूर्वी तटीय मैदान। पूर्वी तटीय मैदान स्वर्ण रेखा नदी से लेकर कुमारी अंतरिक्ष तक फैला हुआ है। इसके भी ऐसे छोटे छोटे कई भाग करते हैं, लेकिन मोटा मोटी इसके दक्षिणी भाग को कोरोमंडल तट, दक्षिणी भाग को क्या बोलते हैं? कोरोमंडल तट या तमिलनाडु का तट, और इसके उत्तरी भाग को, उत्तरी मध्य भाग को क्या बोलते हैं? उत्तरी सरकार, उत्तरी सरकार। ऐसे छोटे में आपको जो आपका उड़ीसा का जो तट है उसको उत्कल तट भी कहते हैं। अगर आपने नोट करना है तो उत्कल तट के नाम से भी इसको जाना जाता है, उड़ीसा वाले तट को। ये जो है तकरीबन 150 मीटर से लेके 300 मीटर तक, 300 किलोमीटर तक इसकी चौड़ाई, यानी जो पश्चिमी तटीय मैदान है उससे ये चौड़ा है। धीमी गति की नदियां डेल्टा का निर्माण कर, डेल्टा एक ट्रायंगुलर शेप का प्लेन जो नदियां समुद्र में गिरने से पहले अपना जो जलोढ़ है वो वहां पे छोड़ देती हैं, उससे निर्मित होता है। हाँ, यहाँ एक और ध्यान देने वाली बात, जो पश्चिमी तट में
नदियां हैं तीव्रगामी, वो डेल्टा का निर्माण नहीं करती, वो एस्चुरी का निर्माण करती है। जवार नद मुख, जवार नद मुख यानी नदी के मुख तक जवार का पानी पहुंचता है। यानी जो थोड़ा मोड़ा सेडिमेंट्स है तीव्रगामी है, उसको ये सीधे समुद्र में प्रवाहित करती है। कुछ थोड़ा बहुत बचता है, उसको जो ज्वारीय जल जब नदी में प्रवेश करता है तो उसको साफ करके अपने साथ ले जाता है। तो ये ज्वार नद मुख यानी एस्चुरी का निर्माण करती है। और इधर वाली जो नदियां हैं वो मंदगति से बहती हैं और ढाल भी बहुत ज़्यादा तीव्र नहीं है। तो जो सेडिमेंट्स लेके जाते हैं उससे इसमें बंगाल की खाड़ी में गिरने से पहले डेल्टाओं का निर्माण करते हैं और डेल्टाई भाग भी उपजाऊ होते हैं। जिस प्रकार आपका ये मैदान उपजाऊ है उत्तर भारत वाला, उसी प्रकार पूर्वी तटीय मैदान भी उपजाऊ है। और कंपैरिजन करें हम पश्चिमी तटीय मैदान से, तो ये मैदान इससे चौड़ा भी है, यानी 100 से लेके 320 किलोमीटर तक इसकी चौड़ाई। और इसमें उत्तरी भाग में लैंगून मिलती है। इसमें लैंगून जो मैंने पहले बताया खारे पानी की झीलें जो बालू की रोदिका या भू जीवा द्वारा समुद्र से अलग होती है। इसमें मुख्य आपकी चिल्का लेक, महानदी के दक्षिण में उड़ीसा में चिल्का लेक, ये सबसे बड़ी खारे पानी की झील है हिंदुस्तान की सबसे बड़ी खारे पानी की झील। इसके बाद एक कोल्लेरू है और आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की सीमा पर पुलिकट लेक। क्या है? पुलिकट लेक। जो खारे पानी की जो झील है, क्या नाम बताया मैंने, जो उड़ीसा में है चिल्का लेक। इसका जो है क्षेत्रफल, यानी जब दक्षिण पश्चिमी मानसून का यानी जुलाई अगस्त का महीना होता है तो इसका क्षेत्रफल बढ़ जाता है। क्यों? क्योंकि दक्षिण पश्चिम मानसून से यहाँ खूब बारिश होती है और उसका जो एरिया है उसमें इजाफा हो जाता है। लेकिन जब उत्तर पूर्वी मानसून यानी जो सर्दियों वाली मानसून है, जो स्थलीय भाग से समुद्र की ओर जाती है, उस दरमियान यहाँ पे बारिश नहीं हो पाती है, तो इसका जो एरिया जो है वो जो है क्षेत्रफल वो जो है चिल्का झील का कम हो जाता है। और मेन पॉइंट इसमें ग्रीष्म तथा शीत दोनों में वर्षा होती है, इसको भी आपको समझने की जरूरत है। देखिए, जब दक्षिण पश्चिम मानसून का यानी गर्मियों में जब पूरा भारतवर्ष में बारिश होती है तो इसका ये उत्तर वाला हिस्सा बारिश प्राप्त करता है। दक्षिण वाला हिस्सा पूर्वमंडल तट पे बारिश होती है लेकिन इतनी ज्यादा नहीं होती। तो इससे भी दक्षिण पश्चिम मानसून के समय भी ये इलाका मतलब ये तटीय मैदान वर्षा प्राप्त करता है। हालांकि वर्षा जो है यहाँ पे 200 सेंटीमीटर और यहाँ पे 100-125 सेंटीमीटर के करीब होते हैं। यानी कंपैरिजन करें पश्चिमी तटीय मैदान से तो यहाँ वर्षा कम होती है। लेकिन यहाँ पे वर्षा सिर्फ आपके दक्षिण पश्चिम मानसून के समय होती है, लेकिन यहाँ पे वर्षा दक्षिण पश्चिम मानसून से भी होती है। और उत्तर पूर्वी जो मानसून है जो सर्दियों में चलता है, जो अपना कॉन्टिनेंटल पार्ट्स यानी स्थलीय भाग से आता है। होता क्या है कि जब उत्तर पूर्वी मानसून बे ऑफ बंगाल से गुजरता है तो बे ऑफ बंगाल से मॉइस्चर कंटेंट
यानी जलवाष्प ग्रहण कर लेता है और कोरोमंडल तट से जब टकराता है और ये जो पूर्वी घाट की जो पहाड़ियां हैं सेवराई आदि, इनसे टकरा के और फिर ऊपर उठ जाता है। उठने के बाद में वही ठंडी होती है, मॉइस्चर कंटेंट ठीक ठाक है, तो वो शांत बिंदु पर पहुंचकर संघनन होता है, बादल बनते हैं और बारिश होती है। यहाँ चेन्नई के आसपास आपने सर्दियों में सुना होगा नवंबर दिसंबर में खूब बारिश होती है, कभी कभी बाढ़ भी आ जाती है। तो ये जो तटीय मैदान है उत्तर दक्षिण मानसून से भी वर्षा प्राप्त करता है और उत्तर पूर्व जो सर्दियों में मानसून प्रिवेल होती है उससे भी वर्षा प्राप्त करता है। एक और बात इसमें कि यहाँ पे लेगून जो हैं, पुनमदा कयाल जो मैंने जिक्र किया था आपका, नेहरू ट्रॉफी वलामकली जहाँ पे आयोजित नौका दौड़ होती है वो पुनमदा कयाल, तो इसकी कयाल दक्षिण की तरफ है और जो आपका पूर्वी तटीय मैदान है इसकी कयाल क्या है, उत्तर की तरफ है। इसके कयाल कहाँ है, उत्तर। कयाल क्या है, खारे पानी की झीलें। इसके बाद समय बचता है, आज ही हम जो आइलैंड्स हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं। भारत में 2 द्वीप समूह हैं मुख्यतः, छोटे छोटे द्वीप और भी हैं, मुख्यतः 2 द्वीप समूह हैं, एक अंडमान और निकोबार द्वीप समूह जो कहाँ पे स्थित है, बंगाल की खाड़ी में। दूसरा क्या है, लक्षद्वीप समूह जो कहाँ पे है, अरब सागर। ये मुख्यतः जो द्वीप समूह है इसके 2 समूह हैं, एक अंडमान और दूसरा निकोबार, और ये 10 डिग्री चैनल जिसको बोलते हैं, 10 डिग्री की जो लैटिट्यूड है, जो अक्षांश रेखा है, वो इसको कोइंसाइड करती है, यानी 2 भागों में बांटती है, अंडमान और निकोबार। ये एक्चुअली पर्वतों की जो उभरी हुई चोटियां, पहाड़ियां, उससे निर्मित है। कुछ इसमें वो जो है ज्वालामुखी द्वारा निर्मित भी है, जैसे बैरन द्वीप और नारकोटम। बैरन द्वीप ओनली एक्टिव वोल्केनो इन इंडिया, अकेला जो है जो सक्रिय ज्वालामुखी है वो बैरन द्वीप इन्हीं समूह में है, और नारकोटम जो एक्सटिंक्ट यानी मृतप्राय जो ज्वालामुखी होता है उसका जो उदाहरण है वो भी इन्हीं द्वीप समूह में स्थित है। बंगाल की खाड़ी के जो द्वीप हैं, अगर इनका खगोलीय विस्तार देखें तो 6 डिग्री नॉर्थ से 14 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड के बीच और 92 डिग्री पूर्वी देशांतर से 94 डिग्री पूर्वी देशांतर के बीच 10 डिग्री चैनल इनको अलग करता है। टोटल कुल मिलाकर 572 द्वीप इसके अंदर हैं और जो कि अर्धचंद्राकार आकृति में फैले हुए हैं, 300 किलोमीटर की लंबाई में। अब अगर अंडमान में देखें तो इसमें 3 मुख्य हैं, उत्तरी अंडमान, मध्य अंडमान और दक्षिणी अंडमान। और इसके बाद में निकोबार को देखते हैं तो इसमें कार निकोबार नॉर्थ की तरफ है और महान निकोबार जो है वो साउथ की तरफ है। इंदिरा पॉइंट 6 डिग्री और 45 मिनट जो उत्तरी अक्षांश है वहां पे है और ये सदर्न मोस्ट दक्षिणतम
बिंदु भारत का। अगर भारत का कोई दक्षिणतम बिंदु आपसे पूछे या कहीं एग्जाम में आए तो वो कौन सा है? इंदिरा पॉइंट। 2004 में जो सुनामी आई थी उस समय ये जलमग्न हो गया था, डूब गया था। और वैसे भारत की जो मुख्य भूमि है, भारत की जो मुख्य भूमि का सदर्न मोस्ट पॉइंट कौन सा है? कौन सा है? कन्याकुमारी। क्या है? मुख्य भाग का। अगर भारत का पूछते हैं तो इंदिरा पॉइंट, क्योंकि द्वीप समूह भी भारत का हिस्सा है। मुख्य भाग, अगर मेनलैंड का पूछते हैं ये मुख्य भाग, तो ये क्या है? कन्याकुमारी। अगर भारत का पूछते हैं तो इंदिरा पॉइंट। और नॉर्थ मोस्ट पॉइंट कौन सा है? इंदिरा पॉइंट। गुड। ये द्वीप समुद्र में जलमग्न पर्वतों की चोटियां जो कटी फटी हुई, कुछ छोटे द्वीपों की उत्पत्ति ज्वालामुखी उद्गारों से भी हुई, जैसे बैरन द्वीप और नारकोडम। बैरन द्वीप अभी मैंने बताया था क्या है? क्या है? एक्टिव वोल्केनो, यानी सक्रिय ज्वालामुखी का उदाहरण, यही है भारत के अंदर। और नारकोडम क्या है? मर्द ज्वालामुखी का। तो कुछ इसकी जो आइलैंड हैं वो ज्वालामुखी उद्गारों से भी निर्मित हैं। अब इसमें कुछ पीक्स हैं जिनका मैं नॉर्थ टू साउथ आपको बता देता हूँ। जो उत्तरी अंडमान है उसमें पीक है माउंट सेडल, नोट कर सकते हैं, माउंट सेडल। ये सबसे ऊंची चोटी है इस अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की। 738 मीटर इसकी हाइट है। मध्य जो अंडमान है इसमें माउंट डिओबोली 515 मीटर हाइट जिसकी है। दक्षिणी जो अंडमान है इसमें माउंट क्यो 460 मीटर हाइट है। दक्षिणी अंडमान के बाद आपका 10 डिग्री चैनल, यानी जो आपके अंडमान और निकोबार को कोइंसाइड करता है, यानी दो भागों में बांटता है। ये 10 डिग्री की अक्षांश रेखा है, उसी का अनुसरण करता है, इसलिए इसको 10 डिग्री चैनल का नाम दिया गया है। इसके बाद उत्तर की तरफ जो निकोबार का जो आइलैंड है कार निकोबार, उसमें माउंट थुइलर ये निकोबार की हाईएस्ट पीक है। 642 मीटर इसकी हाइट। और इन द्वीपों का जो एरिया है टोटल वो है 8,300 किलोमीटर, 8,300 स्क्वायर किलोमीटर। लंबाई नहीं बता रहा था मैं, इसका एरिया किस में होता है? स्क्वायर, यानी वर्ग में। तो कितना है? 8,300 स्क्वायर किलोमीटर। इसके बाद में हम लेते हैं अपने लक्षद्वीप समूह जो अरब सागर के अंदर स्थित हैं। यहाँ पे कुल 36 द्वीप है। वहां कितने थे? 572। यहाँ पे कितने हैं? 36 द्वीप हैं, जिसमें से 11 पर लोग बसे हुए, 11 पर लोग बसे हुए और 25 निर्जन है। वहां पे कोई मानव बस्तियां या मानव की रिहायश वहां पे नहीं है। इसका जो खगोलीय विस्तार, एस्ट्रोनॉमिकल अगर इसका विस्तार देखें तो 8 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड से लेके 12 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड और 71 डिग्री पूर्वी देशांतर से लेके 74 डिग्री पूर्वी देशांतर के बीच, केरल तट से
280 से 480 किलोमीटर दूर ये आइलैंड्स उपस्थित हैं। सुदूरवर्ती द्वीपों में लक्षद्वीप व मिनिकॉय शामिल हैं और मिनिकॉय जो आइलैंड है वो सबसे बड़ा आइलैंड है, जिसका एरिया है 453 स्क्वायर किलोमीटर। 453 स्क्वायर किलोमीटर। ये पूरा द्वीप समूह जो है प्रवाल निक्षेपों से बना हुआ है। मूंगे के द्वीप, प्रवाल भित्तियाँ, आगे आप चलेंगे तो प्रवाल भित्तियों के बारे में भी आप पढ़ेंगे। ये जीव होते हैं समुद्री, जिनके कंकालों से कैल्शियम युक्त होते हैं, उनसे ये मूंगे के द्वीप या प्रवाल द्वीप निर्मित होते हैं। तो लक्षद्वीप समूह का जो निर्माण किससे हुआ है वो प्रवाल निक्षेपों से हुआ है। और अंडमान निकोबार द्वीप समूह का निर्माण किससे हुआ था बताइए? आगे अभी बात किया था, किससे हुआ था? कुछ तो जैसे बैरन और नार्कोडन वो तो ज्वालामुखी उद्गारों से निर्मित हुई थी, और कुछ क्या है ये आपके जो जलमग्न पर्वतों की चोटियां हैं कटी फटी, ठीक है, तो वो मूंगे या प्रवाल भित्ति से बने हुए नहीं। पुलिन तूफान निर्मित हैं जिन पर असंगठित गुट्टिकाएं, सिंगल और ग्लासमिकाएं पाई जाती हैं। नारियल बहुत, सैलानियों का स्वागत, टूरिस्ट पैराडाइज, यहाँ पे सैलानी बहुत जाते हैं। इसके उत्तर में अमीनी द्वीप द्वीप और दक्षिण में कन्नानोरे द्वीप, और इनको 11 डिग्री चैनल अलग करता है। इनको कौन अलग करता है? यानी 11 डिग्री की जो अक्षांश रेखा है वो इनको कोइंसाइड करती है, यानी 2 भागों में बांटती है। और अंडमान और निकोबार को 10 डिग्री चैनल बांटता है। तो यहाँ पे आज हमारी जो भौतिक जो विभाग या जो भू आकारी की जो निर्मित हुई है भूगर्भिक दृष्टि से विभिन्न कालों में, उसका आज हमारा चैप्टर यहाँ पे समाप्त होता है। और नेक्स्ट हम लेंगे